बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। आज मेरी शादी थी। हर लड़की के अपनी शादी के हवाले से कुछ ख्वाब होते हैं। वो अपने अरमान अपनी शादी के लिए करती है, लेकिन मेरी शादी रिवायती शादियों से ज़रा मुख्तलिफ थी। ये शादी मेरी मजबूरी का सौदा थी। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा शोहर और मेरे ससुर ही थे मेरे इस्तकबाल के लिए, और कोई ना था। मुझे सीधा मेरे शोहर के कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, सादा सा जोड़ा पहने, एक आम सी दुल्हन। आने वाले वक्त के खौफ से मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था और हाथों पे बार बार पसीना आ रहा था। अपने शोहर के मुतालिक सारी सुनी गई बातें दिमाग में घूम रही थी। उससे शादी मत करो, वो पागल है। अरे वो तो साइको है, तुम तो अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर उस पागल शख्स से शादी करने की बेवकूफ़ी क्यों करती हो। एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से हलक खुश्क हो चुका था। अपनी घबराहट पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में मेरा शोहर अंदर चला आया। मैं थोड़ा सिमट गई। वो आकर मेरे करीब बेड पर बैठ गया और मुझे कहने लगा, अपना घूंघट उठाओ। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन मैंने अपने शोहर के बारे में अजीब अजीब बातें सुन रखी थी, इसलिए मैंने उसकी बात पे अमल किया और अपना घूंघट खुद ही उलट दिया। जैसे ही मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी। उसने भी चौंक कर अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और कितनी देर तक मुझे देखता रहा, और फिर न जाने क्या हुआ, वो एकदम से उठकर कमरे से चला गया। टेरेस में। मेरा नाम कशफ है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। घर में मेरे अलावा अम्मी, अब्बू और छोटा भाई है। छोटा भाई अभी छोटा था और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि मैं इंटर करके लाहौर की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। जबकि यूनिवर्सिटी में अच्छे अच्छे अमीर घरों के लड़के और लड़कियां पढ़ने आते। मैं शुरू से ही अपने आप में मगन रहती थी। मेरी कॉलेज में किसी से भी दोस्ती नहीं थी और यूनिवर्सिटी में भी मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। बस क्लास का जो ग्रुप सर ने बनाया था, उनके साथ कभी कभी स्टडी की डिस्कशन कर लिया करती थी। उन्हीं दिनों कराची से एक लड़का जुनैद माइग्रेट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया। उसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में उसका चर्चा फैल गया। वो इतना खूबसूरत और हैंडसम था कि हर लड़की इसकी ख्वाहिशमंद रहती थी। मैंने भी जब पहली नज़र में उसे देखा तो अपना दिल दे बैठी। लेकिन वो तो ऐसा चाँद था जिसे छूने की तमन्ना तो मैं कर सकती थी, लेकिन छू नहीं सकती थी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ। मैंने अपने जज्बात को दिल ही दिल में दबाए रखा और कभी किसी पर जाहिर ना किया। क्लास में जब नए ग्रुप्स बने तो जुनैद मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अब अक्सर ये होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी कभार जुनैद मेरे नोटिस भी बना देता। वो हर मुमकिन तौर पर पढ़ाई में मेरी मदद करता, असाइनमेंट में मेरे साथ मेरी मदद करता, जबकि किसी और लड़की से वो बात भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो हसद करने लगी और कहने लगी, जुनैद इसे पसंद करता है। लेकिन मैं उनकी बात ध्यान से नहीं सुनती थी, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस जुनैद के स्टेटस के साथ मैच नहीं करता था। वो कोई पागल था जो इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता। वो मुल्क की हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और मैं एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती थी, जिसका बाप एक सब्ज़ी फ़रोश था। यूनिवर्सिटी का वक्त कैसे गुजरा कुछ खबर ही ना हुई। मैंने कभी जुनैद से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और ना ही कभी जुनैद ने मुझसे कोई फालतू बात की। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज जुनैद नहीं आया। मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी लगी। मैंने बहुत इंतज़ार किया। मैं आखिरी बार उसको देखना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों वो आज नहीं आया। हमने तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था, कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और आज आखिरी दिन वो आ भी ना सका। मैं बड़े बुझे दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आई। मेरा आखिरी दिन बहुत बुरा गुजरा था। कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी की थकन उतारने में गुजर गए। फिर ज़िंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मैं दंग रह गई।
अब्बू को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक हुआ। वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में दाखिल रहे। काम तो बंद हुआ था, साथ ही साथ मुख्तलिफ टेस्टों के दौरान पता चला कि अब्बू के दिल के 2 वाल्व बंद हैं। दिल की मेजर सर्जरी करवाना पड़ेगी। हमारे इतने वसाइल नहीं थे, हम इतना महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वक्ती तौर पर सरकारी हस्पताल से इलाज करवा के अब्बू घर आ गए, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से उन्हें आराम करने की तलकीन की। अब अब्बू ज़्यादातर घर पर ही रहते। वो कोशिश करते कि काम पे जाएं, लेकिन मैं उन्हें मना करती। एक दिन वो मुझसे चोरी काम पे चले गए तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब्बू खुद ही कहने लगे, अब जब तक सेहतयाब नहीं हो जाता तब तक ना जाऊंगा। लेकिन ऐसा कब तक चलता। घर में मौजूद पड़ा राशन ख़त्म होने लगा। जितनी जमा पूंजी थी वो भी थोड़ी थोड़ी करके लग गई। हमने घर भी बदल लिया, कम किराए पर छोटा घर ले लिया। अम्मी का परेशान चेहरा देखकर मैं खुद परेशान हो जाती। भाई तो अभी बहुत छोटा था, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो कोई काम करे, लिहाजा मुझे ही कदम बाहर निकालना पड़ा। पहले पहल तो मैंने अब्बू की ही सब्ज़ी निकाल के घर के बाहर लगा ली। रोज़ाना अम्मी के साथ जाके मंडी से ताज़ा सब्ज़ी ले आती और घर के बाहर रख कर बेच देते, लेकिन इसमें इतने पैसे नहीं बचते थे कि हमारे रोज़मर्रा के अखराजात पूरे हों। अब्बू के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते, लिहाजा मैंने एक फ़ैसला किया और अम्मी को इस बारे में आगाह किया। अम्मी ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपनी बात पे डटी रही। मैंने अब्बू से इजाज़त ले ली। इजाज़त देते हुए अब्बू का दिल भी बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे हवाले से कुछ और सपने देखे थे और अब एकदम हालात के पलटे की वजह से वो सब अधूरे रह गए। अब्बू की इजाज़त देते ही अगले दिन मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अखबार मंगवाया, उसमें नौकरियों के इश्तिहार देखकर बहुत जगहों पर अप्लाई किया, लेकिन पूरा 1 महीना मैं नौकरी के लिए अप्लाई करती रही और मुझे कहीं भी नौकरी ना मिली। इंटरव्यू की कॉल आती, मैं इंटरव्यू देने जाती, लेकिन ऐसा लगता जैसे वहाँ पे पहले से ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया हो और ये इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी हो। वैसे इन्हीं दिनों एक जगह पे मेरी नौकरी लग गई। तनख्वाह अगरचे बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मैंने फ़ौरन ज्वाइन कर लिया। मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया और कहने लगे, मिस कश्यप, आपकी जितनी काबिलियत है और जितना अच्छा आप काम करती हैं, इसके हिसाब से आपकी तनख्वाह और ओहदा कुछ कम नहीं है क्या? बॉस के इस सवाल से मैं थोड़ा गड़बड़ा गई कि हाँ बोलूँ या ना, लेकिन फिर हिम्मत जमा करके मैंने हाँ कह दिया। कुछ देर बॉस मुझे गहरी नज़रों से देखते रहे, फिर कहने लगे, आपकी तनख्वाह और दीगर मराहत बढ़ सकती हैं अगर आप मुझसे ताउन करें तो। उसने कहा तो मैं उलझन भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा और पूछा, ताउन कैसे सर? तो वह हंसते हुए कहने लगे, मिस कश्यप, आप समझदार हैं, समझ सकती हैं, इसके लिए आपको मुझे बस खुश करना होगा। बॉस की बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं एकदम गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम जैसे कमीनों की वजह से ही लड़कियां घरों से बाहर निकलने को डरती हैं। मैं लानत भेजती हूँ तुम पे और तुम्हारे काम पे। मैं गुस्से से कहती हुई दफ्तर से बाहर आ गई। वो कमीना बॉस मुझे आवाज़ें ही देता रहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपना आप इतना बेबस और बेमोल लग रहा था। ये दुनिया मजबूर और बेबस लोगों की नहीं थी। मैं कितनी देर तक बेमकसद सड़क के किनारे चलती रही, लेकिन आखिर कब तक, घर तो जाना ही था। घर पहुंचकर अम्मी ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अम्मी के पूछने की देर थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और अम्मी को सारी बात सच सच बता दी। अम्मी ने मुझे अपने साथ लगा लिया और हौसला दिया और कहने लगी, बेटा अब तुम घर से बाहर मत निकलो। अगर निकलोगी तो इस तरह के भेड़ियों से लड़ना होगा। ऐसे बहुत से दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत और समझ से काम लेना होगा। अम्मी ने मुझे बहुत समझाया और मैं काफ़ी हद तक बहल गई। अगले दिन मैं एक नए अज़म और हौसले से नई जॉब देखने लगी और फिर जल्द ही मेरी किस्मत से मुझे JK एंटरप्राइजेज़ में नौकरी मिल गई। ये नौकरी पहली वाली नौकरी से बहुत बेहतर थी। इसमें तनख्वाह भी ज़्यादा थी और पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी थी। मुझे अब काफ़ी आसानी हो गई थी। यहाँ पे काम करते हुए मुझे 3 माह हो गए। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था।
मैंने आज तक सिर्फ अपनी कंपनी के हेड को ही देखा था, अगरचे दफ्तर में बॉस के बेटे की बहुत बातें होती थी। कोई उसे पागल कहता था, कोई दीवाना, कोई साइको कहता, लेकिन मैंने आज तक उसे नहीं देखा था। शायद वो दफ्तर आता ही नहीं था, मैं भी अपने काम से काम रखती थी। फिर इन्हीं दिनों ख़वातीन की एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाई गई और उनकी तरफ से एक अजीब ऐलान सुनने में आया। बॉस ने कहा कि जो भी लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करेगी और 24 घंटे गुजारेगी, उसे बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पे दूंगा। मुझे बॉस की ये बात अच्छी नहीं लगी। न जाने उनके बेटे में क्या मसला था कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया था, लेकिन ये बात मुसलसल सुनने को मिलती रही। कोई भी लड़की बॉस के बेटे के साथ शादी के लिए तैयार न थी। मुसलसल ये बात सुन कर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। इन पैसों से मैं अपने अब्बू का इलाज करवा सकती हूँ। एक बार अब्बू ठीक हो जाएंगे तो हमारे सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और फिर कौन सा ये सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही है ना। लेकिन दिमाग ये ख्याल झटक देता। दिल और दिमाग की जंग जारी थी और फिर दिल जीत गया। मैंने इस आग में कूदने का फ़ैसला करते हुए बॉस को हाँ कह दी। मेरी बात सुनकर बॉस बहुत ज़्यादा खुश हुए और उसी वक़्त जुम्मे का दिन निकाह के लिए मुकर्रर कर दिया। मैंने घर आकर अम्मी अब्बू को बताया तो वो मुझसे नाराज़ हो गए। अब्बू का रद्द-ए-अमल भी मुख्तलिफ ना था। दोनों ने मुझे इस काम से बाज रहने के लिए कहा, लेकिन मैं अब ठान चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, मुझे उन पैसों का लालच था जिनके साथ मैंने अब्बू का इलाज करवाना था। इसके अलावा मुझे कोई और ऑप्शन भी तो नज़र नहीं आता था। अम्मी अब्बू एक दो दिन नाराज़ रहे, फिर मुझे समझाने बैठ गए, लेकिन अब मैं समझने समझाने की हद से गुजर चुकी थी, इसलिए मैंने उनकी बात ना मानी और जुम्मे के दिन सादा सी तकरीब में हमारा निकाह हो गया। मैंने अभी तक अपने शोहर का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सुनकर मैं चौंकी ज़रूर थी। उसके नाम के तो जुनैद था, लेकिन जुनैद वो जुनैद तो हरगिज़ नहीं हो सकता। उसके आने से तो दिल में धड़कनें रुक जाया करती थीं, जबकि ये तो ना जाने कौन पागल और साइको था। मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई और फिर जब मैंने अपने कमरे में देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। अपनी कहानी सुनाते हुए मैंने जुनैद की तरफ देखा, जो बड़ी गहरी और मोहब्बत पाश नज़रों से मुझे ही देख रहा था। मैंने शर्माते हुए सर झुका दिया, लेकिन फिर उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों ऐसे साइको हो रही हो, तुम्हारे बारे में क्या क्या मशहूर है। मेरी बात सुनकर जुनैद ने एक गहरा सांस भरा और कहने लगा, मैं जब कराची से माइग्रेट होकर लाहौर यूनिवर्सिटी में आया था तो डिपार्टमेंट में दाखिल होते ही मेरी पहली नज़र तुम पे पड़ी। तुम एक तरफ बेंच पे बैठी अपने कुछ नोट्स बना रही थी, उन सब मॉडर्न और फैशन की मारी लड़कियों में जिन्होंने मेकअप करके ख़ुद को केक पेस्ट्री बनाया हुआ था। तुम बिल्कुल मुनफरिद और मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। तुम्हारा चेहरा हर किस्म के मेकअप से पाक और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तुमने अबाया पहना हुआ था और बाहिजाब में बहुत ही अच्छी लग रही थी। कुछ लम्हे मैं ठिठकता तुम्हें देखता रहा। ऐसा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में पहले लड़कियां नहीं आई थी, लेकिन तुम्हें देखकर पहली नज़र में ही मैं मोहब्बत का शिकार हो गया और मैंने फ़ैसला कर लिया कि तुम्हें ही अपनी शरीके हयात बनाना है। मुझे तुम्हें देखना, तुमसे बात करना अच्छा लगने लगा। उन्हीं दिनों पापा की तरफ से मुझ पर शादी का प्रेशर बढ़ने लगा। दरअसल कराची से पापा ने मुझे बुलवाया ही इसलिए था। मैंने तुम्हारा जिक्र उनसे किया, लेकिन स्टेटस के फ़र्क की वजह से पापा ने मुझे साफ साफ इनकार कर लिया और तुमसे मिलना भी गवारा ना किया। उन्हें तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वो अपनी ही जैसी किसी बिज़नेस क्लास फैमिली में मेरा रिश्ता करना चाहते थे ताकि अपने बिज़नेस को चार चांद लगा सकें। मैं उनकी इस बात से इख्तिलाफ़ करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और एक जगह पर रिश्ता कर दिया। इसी दौरान आखिरी दिन यूनिवर्सिटी में नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो और आखिरी दिन में तुम्हारी उम्मीद नहीं तोड़ सकता था, इसलिए मैं जान के यूनिवर्सिटी नहीं गया। पापा ने मेरी मंगनी बहुत धूमधाम से की। मैंने पापा की मर्ज़ी के आगे सर झुका दिया, लेकिन इसके बाद मैं चुप चुप रहने लगा। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए कहती, मुझे महंगे महंगे तोहफे देती। वो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था।
मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता। एक दिन मैंने यूनिवर्सिटी के क्लर्क डिपार्टमेंट से तुम्हारे घर का पता निकलवाया और तुम्हारे घर भी गया, लेकिन वहाँ से पता चला कि तुम लोग घर छोड़कर जा चुके हो। मैं बहुत मायूस हुआ। अब इतने बड़े शहर में मैं तुम्हें कहाँ से ढूंढूं। इसके बाद जैसे मैं खुद से ही बेजार हो गया। इन्हीं दिनों इसी कैफियत में मेरा अपनी मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया। वो मुझे किसी कॉन्सेप्ट में लेके जाना चाहती थी, जबकि मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था। इसलिए मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे बार बार तंग ना करे। इसको मेरा इनकार अपनी इंसल्ट लगा। उसने अपने पापा से मेरे रवैये के बारे में शिकायत कर दी। उसके बाबा ने मेरे पापा से बात की और घर में एक तूफ़ान उठ गया। पापा ने पहले तो मुझे बहुत बुरा भला कहा, फिर बाबा ने मुझे साफ साफ वार्निंग दे दी कि मुझे उस लड़की से माफ़ी मांगनी होगी और अपना रवैया बेहतर करना होगा, वरना उनके बिज़नेस को भी नुकसान था और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं था। ना तो मैंने उस लड़की से माफ़ी मांगी और ना ही अपने रिश्ते को बेहतर किया। नतीजतन हमारी मंगनी टूट गई। पापा मुझ पे बहुत गुस्से हुए। फिर पापा ने एक और जगह पर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे उस लड़की से मिलने जुलने के लिए कुछ वक्त दिया। पापा चाहते थे कि हम एक दूसरे को समझ जाएं और फिर जल्दी वो हमारी शादी पक्की कर दें। लेकिन मैं बेजार सा घर पे ही पड़ा रहता। मेरा दिल ही नहीं करता था कहीं बाहर जाऊं। पापा मुझे बहुत डांटते डपटते, अक्सर मुझे समझाते, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। कुछ अरसे बाद पापा को भी तशवीश होने लगी। वो गाहे बगाहे मुझे वक्त देते और मेरे साथ खाना खाते, लेकिन मुझे अब उनका साथ नहीं चाहिए था। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तब तो वो बिज़नेस जमाने की फ़िक्र में रहते। आखिर मेरा ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया। मैंने पापा को साफ साफ मना कर दिया था कि मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखें, ना ही मुझे अभी शादी करनी है। उन्होंने मुझे संभलने के लिए कुछ वक्त दिया। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। पापा अपने अकलौते बेटे को दुनिया से अलग थलग और बेजार देखते तो उन्हें अच्छा ना लगता। वो अक्सर मेरे दोस्तों को कॉल करके बहाने से घर बुलवा लेते ताकि मैं खुश हो सकूं, लेकिन मैं वक्ती तौर पे तो बहल जाता, बाद में इसी कैफियत का शिकार हो जाता। कुछ दिन बाद आखिर पापा ने हार मान ली और मुझे कहने लगे, तुम उस लड़की को ढूंढ लो। अगर तुम एक माह के अंदर अंदर उसे ढूंढने में कामयाब हो गए तो तुम्हारी शादी उसके साथ करवा दूंगा, वरना फिर तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से शादी करना होगी। मैंने पापा की शर्त मान ली। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारे पुराने मोहल्ले भी गया, वहाँ से तुम्हारा नया पता लिया, लेकिन उन्होंने जो पता दिया वो गलत निकला। तुम्हारे अब्बू के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था, इसलिए पूछगछ करते 1 महीना कैसे गुजर गया पता ही ना चला। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी नहीं थी, ना ही तुम्हारी किसी से कोई दोस्ती थी जिससे तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही 1 माह ख़त्म हुआ, पापा ने मुझसे पूछा तो मैंने हारे हुए अंदाज में पापा से कहा, वो जिस भी लड़की से मेरी शादी करेंगे मैं तैयार हूँ। पापा तो खुशी से बेकाबू हो गए और अगले ही दिन उन्होंने कहा कि इस जुम्मा तुम्हारा निकाह पक्का कर दिया है, जुम्मे को तैयार रहना। मैंने पापा से लड़की के बारे में कुछ भी दरियाफ्त नहीं किया। तुम नहीं हो तो कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। जुम्मे को निकाह के वक़्त तैयार हो गया। निकाह के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंका ज़रूर था, लेकिन फिर मैंने सोचा ना जाने दुनिया में कितनी कशफ होंगी, और फिर तुम्हें अपने कमरे में देखकर हैरान हो गया हूँ। शायद कुदरत ने हमारा मिलना इसी तरह लिखा था, इसी तरह हमारा नसीब जुड़ना था, और देख लो आज हम एक हैं। जुनैद ने यह कहते हुए अपना हाथ आगे किया तो मैंने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अगले दिन मैं और जुनैद बहुत खुशबाश अंदाज में अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। पापा हमें खुश देखकर बहुत हैरान हुए और फिर हम दोनों को एक साथ गले लगा लिया। उनकी आंखें भीग गईं। शायद वो भी जुनैद की इस हालत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, और अब उन्हें खुश देखकर अच्छा लगा। हम मिलकर नाश्ता करने लगे। जुनैद थोड़ी थोड़ी देर बाद हर चीज़ उठाकर मुझे पेश कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा हैरानी से जुनैद के इस अमल को देख रहे थे। सिर्फ मैं और जुनैद ही इस हकीकत से वाकिफ़ थे। उन्होंने पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने और जुनैद ने एक दूसरे से वादा किया था कि ये बात हम कभी किसी को नहीं बताएंगे कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे, और मैं वही लड़की हूँ जिससे जुनैद शादी करना चाहता था। पापा को भी हकीकत का इल्म नहीं था, इसलिए वो हमें खुश देखकर बहुत खुश थे।
अचानक जुनैद बाबा से कहने लगे, पापा मैं दरअसल आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कशफ को मेरी ज़िंदगी का साथी चुना। इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। जुनैद ने ये कहते हुए उठकर पापा को गले लगा लिया। पापा की आंखें भीग गईं। वो कितनी देर जुनैद को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। आज हमारी शादी को तकरीबन 1 माह हो गया था। बैठे बैठे मुझे जुनैद की मामा का ख्याल आया, तो मैंने जुनैद से पूछ लिया, आपकी मामा कहाँ है? मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना, ना ही कभी घर में उनकी कोई तस्वीर देखी। यहाँ तक कि पूरे घर में उनकी एक भी तस्वीर नहीं, जबकि आपके बचपन की तस्वीरें और पापा की मुख्तलिफ़ ममालिक की सैर की तस्वीरें घर में जा बजा लगी हुई हैं। मेरी बात सुनकर जुनैद फीकी सी हंसी हंस दिया और कहने लगा, चलो आज तो मैं ये सच भी बताता हूँ। मेरी मम्मी पापा की शादी दरअसल एक शादी नहीं थी, बल्कि वो दोनों ख़ानदानों का कारोबार बढ़ाने और एक दूसरे का स्टेटस ऊंचा करने का एक मुआहिदा था, जिसे इन दोनों ने बखूबी तस्लीम किया और एक दूसरे को अपना लिया। मम्मा अपनी सोशल लाइफ में ज़्यादातर मसरूफ़ रहती, वो क्लब जाती, पार्टीज़ करती, और पापा हर वक्त अपने बिज़नेस को 2 + 2 5 करने में लगे रहते। दोनों का रिश्ता तो था, लेकिन वो दोनों के साथ मोहब्बत नहीं थी इन दोनों के रिश्ते में। इसी दौरान ना चाहते हुए मैं पैदा हो गया। हालांकि मम्मी को बच्चे नहीं चाहिए थे, वो अपने पैरों में किसी तरह की जंजीर नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मैं इस दुनिया में चले आया। मेरे पैदा होने के कुछ दिन तक तो मामा पापा का आपस में मूड अच्छा रहा, फिर इनके दरमियान दोबारा वही झगड़े सर उठाने लगे। मम्मी को एतराज़ होता कि पापा उन्हें वक्त नहीं देते, लेकिन पापा को एतराज़ होता कि मैं जब घर आता हूँ तो तुम घर पर मौजूद नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता झगड़ा बढ़ता गया। उन्हीं दिनों में मम्मी का अफेयर सुनने में आया। मम्मी अपने से कम उम्र लड़के के साथ अक्सर दिखाई देने लगी। पापा को वैसे तो बिज़नेस से फुर्सत नहीं थी, लेकिन उन्हें कोई ना कोई मिलने वाला मम्मी के बारे में बता देता। जब भी पापा को कुछ ऐसा वैसा पता चलता, वो घर आते मम्मी को गंदी गालियाँ देते, कभी कभार हाथ उठाने की कोशिश करते। एक तो वो नशे में होते और दूसरा मामा उन्हें ऐसा करने से रोक देती हैं। एक दिन मम्मी ने तलाक का केस कर दिया। पापा को जैसे ही नोटिस मिला, वो भागे भागे मम्मी के पास चले आए और मम्मी की मिन्नतें करने लगे, क्योंकि बिज़नेस में 50% की शेयर होल्डर मम्मी थी। अगर मम्मी उनके हाथ से निकल जाती तो इसका मतलब था आधा बिज़नेस उनके हाथ से चला जाता। पापा ने मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी अपनी बात पे डटी रहीं। वो पापा से तलाक लेकर दूसरी जगह शादी करना चाहती थी। मम्मी को पता था कि उन्हें आसानी से तलाक नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने अदालत में केस किया। पापा ने भी अपनी तरफ से बहुत तगड़ा वकील किया, लेकिन मम्मी का वकील जीत गया और अदालत की तरफ से मम्मी को तलाक मिल गई। साथ ही साथ पापा को मम्मी को 50% शेयर वापस करना पड़ा। पापा को बहुत बड़ा झटका लगा। बहुत वक्त लगा उनको ये बिज़नेस दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में। पापा को मम्मी से बहुत मोहब्बत थी या पता नहीं क्या था, उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। पापा ने अपने घर से मम्मी की एक एक चीज़ फेंक दी, मम्मी की तस्वीरें भी नहीं रहने दी। मेरे ऊपर इन झगड़ों का बहुत असर हुआ था। मम्मी की बेवफाई और रोज़ रोज़ के झगड़े मुझे औरत से मुतनफ़िर करते गए। इस तरह की ज़िंदगी मैं अपने लिए नहीं चाहता था, और ना ही अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरत चाहता था जिसे ना घर का ख्याल हो, ना अपने शोहर का और ना बच्चों का। जिससे ये तो पता हो शाम को तैयार होकर क्लब जाना है, लेकिन ये पता ना हो कि शाम को उसका बेटा और शोहर क्या खाएंगे। जिसे गैर मर्दों से अपनी तारीफ़ सुनकर अच्छा लगता हो। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए थी। मैं चाह रहा था कि मुझे वो औरत मिले जो मेरी तवज्जो और मोहब्बत की भूखी हो, जो मुझसे मोहब्बत करे, जो मेरे घर को घर बना कर रखे, और जब मैं घर वापस आऊँ तो मुस्कुराती हुई मुझे दरवाज़े पर इस्तकबाल करने को मिले। फिर इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा तुम ही वो औरत हो जो मेरी ज़िंदगी में ये सब लाओगी। हालांकि मैंने अपनी सोसाइटी में बहुत सी लड़कियां देखी, मुझे अच्छी भी लगी, लेकिन वो सब मम्मी की तरह ही थी। मम्मी की तरह उनके नज़रियात थे। उनकी ज़िंदगी मम्मी की ज़िंदगी जैसी ही थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं सबसे बेजार हो गया और बिल्कुल ही पीछे हट गया। जब मैं माइग्रेट होकर आया तो मुझे लगा मेरी तलाश ख़त्म हो गई। जुनैद ने यह कहते हुए मोहब्बत से मेरे कंधे पे सर रखा। मैंने भी सरशार होकर उसके सीने से सर लगा लिया। मुझे मालूम था कि जुनैद की मोहब्बत और साथ हमेशा मेरे लिए है, और आगे की ज़िंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं।
आपको अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।